अनुपात को ही हम पॉइजन रेशो या पॉइजन अनुपात कहते हैं। इसे हम 1/m या म्यू से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 0.25 से 0.33 के बीच में रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स से डिस्कस किया था। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, टाइप्स ऑफ हुक, कांस्टेंट्स और पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, जिसे हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। हम जानते हैं, जैसा कि पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, कि प्रत्यास्थता होती क्या है। प्रत्यास्थता किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पर लगने वाले बाह्य बलों का विरोध करती है। अर्थात यदि हम किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस बाह्य बलों के कारण उसके रूप वह आकार में परिवर्तन होता है, परंतु यदि हम उन बाह्य बलों को हटा लें तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आती है। ऑलराइट, तो यह जो प्रॉपर्टी होती है वह उसकी प्रत्यास्थता कहलाती है। परंतु यदि हम किसी भी वस्तु पर बाह्य बलों को इतना अधिक बढ़ा दें कि उन बाह्य बलों को हटा लेने के पश्चात भी वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाए, तो उस अवस्था को जहां तक कि हम बाह्य बलों को हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आ रही है, उस अवस्था को या उस सीमा को हम प्रत्यास्थता की सीमा या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं यहां पर प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु को विकृति की अवस्था में लाने वाले बाह्य बलों को हटा लेने पर वस्तु अपने पहले रूप वह आकार को पुनः धारण कर लेती है। अर्थात यदि हम किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके अंदर प्रतिबल तथा विकृति दोनों उपजते हैं। ऑलराइट, तो इस विकृति जिसके कारण उसकी रूप या आकार में परिवर्तन होता है, अगर हम उन बाह्य बलों को हटा लें और वह वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले, परंतु वस्तु पर यदि बलों को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, यदि हम एक्सटर्नल फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जबकि वस्तु प्रत्यस्त नहीं रहती, राइट, जिसे हम इलास्टिक बोलते हैं, वह नहीं रहती। अर्थात विरूपण बल को हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः धारण नहीं कर पाती, अतः वह अधिकतम बल या प्रतिबल तीव्रता, जिसे हम स्ट्रेस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, जिस पर कोई वस्तु पूर्णतः प्रत्यस्त रहती है, अर्थात यदि हम बाह्य बलों को हटा भी लें तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आती है, अर्थात पूर्णतः प्रत्यस्त रहती है। अर्थात बल को हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक रूप वह आकार में वापस आ जाती है, पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। सामान्यतः प्रत्यास्थता की सीमा को हम समानुपाती सीमा भी कहते हैं। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हुक्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने शोधों में यह पाया कि यदि हम किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं और वह प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी भी वस्तु के अंदर अगर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु में उत्पन्न हुए प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति के सीधे समानुपाती होते हैं।
अर्थात यदि हम किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं और उन वस्तुओं में जितनी विकृति उत्पन्न हो रही है उतने ही प्रतिबल भी उत्पन्न होंगे। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए हमारी बॉडी। किसी वस्तु के अंदर उत्पन्न हुए सीधे प्रतिबल जिसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं तथा उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मींस stress is directly proportional to strain. According to this rules, whose produce directly inside an object within the elastic limit, direct stress are directly proportional to strain. Alright, we know that हम जानते हैं कि stress को हम small p से डिनोट करते हैं और विकृति को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्ट्रेन। देन जब हम इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जहां हम देख रहे हैं तो ये कांस्टेंट है। अब अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा स्ट्रेन, हमारा स्ट्रेस के नीचे चला जाएगा, देन कांस्टेंट इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां जो हम कांस्टेंट होता है ये हमारा हुक कांस्टेंट, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या हुक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे हम जनरली ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देन जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा वो होगा कैपिटल ई इक्वल्स टू पी अपॉन ई। ऑलराइट, तो इस स्थिरांक को हुक स्थिरांक या प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इसे कैपिटल ई या कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम हुक के कांस्टेंट के टाइप्स पर। तो बेसिकली यहां अगर हम देखें तो तीन टाइप्स के हमारे हुक कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्थता जो गुणांक होता है उसका मान जो होता है वो प्रतिबल और तीव्रता पर निर्भर करता है। ऑलराइट, तो इसके आधार पर हुक के स्थिरांक को तीन वर्गों में बांटा गया है, तीन टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक, या फिर यंग मॉडुलस, जिसे हम यंग मापांक भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक भी बोलते हैं, और शेयर मॉडुलस या अपरूपण मापांक कहते हैं। ऑलराइट, और थर्ड हमारा आता है बल्क मॉडुलस। तो अब चलिए एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस, जिसे हम यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। यदि किसी भी वस्तु पर हम कोई अक्षीय बल, मींस उसकी अक्ष पर, उसकी जो सेंटर एक्सिस होगी उसकी एक्सिस पर जब हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत उसमें उत्पन्न हुए सीधे प्रतिबल तथा उसकी लंबाई में, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसकी एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी लंबाई में विकृति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि हम उसको पकड़कर खींच रहे हैं। ऑलराइट, तो सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में उत्पन्न हुई विकृति को उसका प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। ऑलराइट, इसे ई या वाई से डिनोट करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो यंग मापांक या यंग मॉडुलस कैपिटल ई इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि सीधे प्रतिबल है, अपॉन लंबाई में विकृति, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो अगेन यहां पर एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाता है हमारा, ई और वाई इक्वल्स टू पी अपॉन ई। ऑलराइट, अगर हम देखें तो अगर इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी कैपिटल ई इक्वल्स टू, स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं होती है, इसीलिए जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही हमारी यंग मॉडुलस की यूनिट होगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आते हैं हम दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक या अपरूपण मापांक, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस कहते हैं। तो कर्तन मापांक, जैसे कि हम जानते हैं कि कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं, सिंपल। यदि किसी भी वस्तु में प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी भी वस्तु में उत्पन्न हुए कर्तन प्रतिबलों को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, तथा उसके द्वारा उत्पन्न हुई कर्तन विकृति, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल जी, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो कर्तन मापांक प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत
किसी वस्तु में उत्पन्न हुए कर्तन प्रतिबल, जिसे हम छोटा q से डिनोट करते हैं, और इसके द्वारा उत्पन्न हुई कर्तन विकृति, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, के अनुपात को हम कर्तन मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। तो यहां जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल जी और कैपिटल सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन फाइव। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें, द शेयरिंग मॉडुलस represent the sharing modulus q generated by an object within the elastic limit and the ratio of the sharing deformation phi produced by it to the sharing modulus it represent from g or c. Then sharing modulus या कर्तन मापांक कैपिटल G इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ऑलराइट, तो कैपिटल G इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन फाइव। नेक्स्ट आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयतन मापांक, जिसे हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। आयतन का अर्थ होता है यदि हम किसी भी वस्तु या किसी भी अवयव के प्रत्येक फलकों पर, अर्थात x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इन तीनों अक्षों पर उन परस्पर अवयवों के जो फेसेस हैं उनके अगर हम लंबवत दिशाओं में समान बल लगा रहे हैं तो इसके कारण उस वस्तु में या उस अवयव में उत्पन्न हुए सीधे प्रतिबल तथा उनके द्वारा उत्पन्न हुई आयतन विकृति के अनुपात को हम उसका आयतन मापांक कहते हैं। ऑलराइट, क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या अवयव होगा और उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर अगर हम थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जिनका मान और प्रकृति समान हो तो इस कारण उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ऑलराइट, जब उसके आयतन में परिवर्तन होगा तो उस आयतन में परिवर्तन के कारण उस ऑब्जेक्ट के अंदर आयतन प्रतिबल, सीधे प्रतिबल तथा उसके कारण उसमें आयतन विकृति उत्पन्न होती है। इस सीधे प्रतिबल तथा आयतन विकृति को ही हम के अनुपात को ही हम आयतन मापांक कहते हैं। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करने या प्रदर्शित करने की बात करें तो इसे हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी अवयव पर परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति, मतलब उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और प्रकृति, ऑलराइट, के तीन बल लगे हुए हों तो इनसे उत्पन्न हुए सीधे प्रतिबल तथा उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को हम आयतन मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सीधे प्रतिबल मींस डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन आयतन विकृति मींस वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहां अगर हम देखें तो कैपिटल के इक्वल्स टू हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइजन रेशियो, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है ये पॉइजन अनुपात। पॉइजन अनुपात जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे हम अनुदैर्ध्य विकृति और लेटरल स्ट्रेन जिसे हम पार्श्व विकृति भी बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे वो छड़ हो चाहे वो बीम हो, उस पर अगर हम तनाव बल लगा रहे हैं मींस उसकी एक्सिस के समानांतर अगर कोई बल लगा रहे हैं और पकड़कर उसे खींच रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई में परिवर्तन होगा। जब उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा अर्थात उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो जो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई उसकी एक्सिस के समानांतर अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो इस कारण जो उसमें विकृति उत्पन्न हो रही है वह विकृति हमारी अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। ऑलराइट, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। परंतु जब हम उस ऑब्जेक्ट की लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तो कहीं ना कहीं उसकी मोटाई में भी परिवर्तन होगा, अर्थात उसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी लेकिन उसकी मोटाई में कमी आ जाएगी। तो जो उसकी मोटाई में कमी आ रही है अर्थात जिस अक्ष पर हम बल लगा रहे हैं उसके लंबवत दिशा में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कमी आई तो वह विकृति जो है हमारी वह पार्श्व विकृति जिसे हम लेटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका डायमीटर d है। ऑलराइट, d डायमीटर है और इसको अगर पकड़कर हम एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F और इसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं मींस
स्मॉल एल से उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो गया है वो हो गया डेल्टा एल। तो अगर हम देखें तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, यहां पर ये ऑब्जेक्ट था हमारा कैपिटल एल, और जो इसकी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण इसकी जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, अब इसकी जो टोटल लेंथ हो गई है वो हो गई है एल प्लस डेल्टा एल। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो इसकी ब्रेथ कैप, जो इसकी ब्रेथ थी वो बी थी, तो ब्रेथ में कमी आ गई। अब वो कितनी कमी आई है, तो बी माइनस डेल्टा बी। यहां पर जो इसकी मोटाई थी वो टी थी, तो इसकी मोटाई में भी कमी आएगी। तो इसकी अगर मोटाई में हम देखें तो कमी जो होगी वो टी माइनस डेल्टा टी हो जाएगी। ऑलराइट, तो पॉइजन रेशियो जो होता है वो हमारा होता है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो हमारा पॉइजन रेशियो कहलाता है। ऑलराइट, तो यहां अगर हम देखें तो यदि किसी छड़ पर तनाव में अक्षीय बल एक्सिस, उसकी एक्सिस पे अगर हम कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, अक्षीय बल लगाए जाएं, तो छड़ की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु साथ ही साथ इसकी व्यास में कमी भी आ जाती है। यदि बल संपीड़न की अवस्था में, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को संपीड़ित अवस्था में कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं और उसको दबा रहे हैं, तो उसकी लंबाई में कमी हो जाएगी परंतु उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। ऑलराइट, यदि बल संपीड़न की अवस्था में लगाए जाएं तो लंबाई में कमी तथा व्यास में वृद्धि हो जाती है। अतः बल की दिशा से लंब दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम पार्श्व विकृति, जिसे हम लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। ऑलराइट, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, अब पॉइजन रेशियो पे आते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इस अनुपात को ही हम पॉइजन रेशियो या पॉइजन अनुपात कहते हैं। इसे हम 1/m या म्यू से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 0.25 से 0.33 के बीच में रहता है। राइट, तो इसका मान 1/4 से 1/3 के बीच होता है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम देखें तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानुपाती होता है। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो जितने उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी उतने ही उसके अंदर पार्श्व विकृति भी उत्पन्न होगी। तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो अनुदैर्ध्य विकृति जो होगी वो पार्श्व विकृति के समानुपाती होती है। तो यहां अगर हम देखें तो पार्श्व विकृति सदैव अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है। द लेटरल स्ट्रेन is always proportional to the longitudinal strain. The lateral strain is directly proportional to longitudinal strain या पार्श्व विकृति सीधे समानुपाती है अनुदैर्ध्य विकृति के। ऑलराइट, तो पार्श्व विकृति इक्वल्स टू, जब हम प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जो 1/m आ गया, इनटू अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति को हम ई से डिनोट कर रहे हैं और जो पार्श्व विकृति है वो डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगी। डेल्टा डी अपॉन डी क्यों हुई, क्योंकि जो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन अगर उसके व्यास में जो कमी हो रही है वो हमारी पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन कहला रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर डेल्टा डी एक और हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू 1/n इनटू ई। ऑलराइट, तो यहां मेरा आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। आई होप सो हुक्स लॉ, टाइप्स ऑफ हुक्स कांस्टेंट, इलास्टिक लिमिट और पॉइजन रेशियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी रिलेशन बिटवीन ई एंड के और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।